हेलो व्यूवर्स। तो आज हम हैं एक और नई जगह पर। हम एक ग्रासलैंड हैबिटेट के साथ एसोसिएट है जोधपुर में, और मेरे साथ है डॉक्टर नारायण चौधरी जो बिलोंग करते हैं बाड़मेर राजस्थान से, और इनका अभी माउंट आबू के बर्ड्स पर एक रिसर्च कंप्लीट किया है। इन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी है उदयपुर यूनिवर्सिटी से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नारायण आपका मेरे साथ आज। सर नमस्ते, बहुत टाइम बाद मिलना हुआ है आज अपन का। बिल्कुल, बहुत टाइम बाद मिलना हुआ है। और हमारा ओकेजनल ये था कि जब मेरा पीएचडी था तब मैं उदयपुर घूमने गया था, तब इन्होंने मुझे उदयपुर दिखाया था। हाँ। आज हम और उधर दिखाया था क्या था, मतलब जो वाइल्ड लाइफ पर्सपेक्टिव से हमारा रहता था स्नेक्स को लेकर, बर्ड को लेकर, और इनका जो नॉलेज है बर्ड्स को लेकर बहुत ही यूनिक है। पुराने दिन मुझे याद हो गए। और आज इन्होंने कहा था कि सर हमें वल्चर देखने हैं। तो वल्चर के लिए हम जोधपुर में एक लोकेशन पर है आज। हमें अभी तक इजिप्शियन वल्चर देखा है और सिंड्रेरियस वल्चर देखा है। चलो उसकी बात तो कर ही लेंगे, लेकिन नारायण आप मुझे ये बताओ कि आपका पीएचडी का क्या था, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या एल्टीट्यूडनल एवियन डाइवर्सिटी एंड एबंडेंस इन माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब एल्टीट्यूड के हिसाब से ऊंचाई के आधार पे बर्ड्स की डाइवर्सिटी और एबंडेंस में क्या वेरिएशन आता है। अच्छा, क्या वेरिएशन आता है? अच्छा, तो वेरिएशन इसमें ये था, जो लोअर एल्टीट्यूडनल रेंजेस है जी, वहाँ पे बर्ड्स ज्यादा है, मिडिल पे कम और सबसे कम टॉप पे। इसका इसका एक रीजन ये भी है कि एरिया भी डिक्लाइन होता रहता है। जैसे अपन स्लोप होता है, बिल्कुल स्लोप का एरिया ज्यादा होगा। नीचे ज्यादा होगा बिल्कुल, लोअर एल्टीट्यूड पे, मिडिल पे और कम, और ऊपर और कम हो जाता है। अच्छा, एग्जैक्टली, गुड। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्लाइन पैटर्न। मोनोटोनिक डिक्लाइन पैटर्न इन स्पीशीज रिचनेस एंड डाइवर्सिटी का अगर एल्टीट्यूड के साथ देखें तो डेफिनेटली हम जोनेशन पढ़ते हैं इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में। और जोनेशन का सीधा सा मतलब यही था कि जैसे जैसे ऊपर चलते जाए, एल्टीट्यूड बढ़ते जाए, एरिया कम होता जाएगा, और एरिया कम होता जाएगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी सेम ऐसा ही लेटीट्यूड का होता है। लेटीट्यूड का भी ऐसा होता है। बिल्कुल 0 डिग्री से हम जैसे ही पोल्स की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती जाती है। हालांकि उसके तो बहुत इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है। चलो एक बार इतना ही, अब आगे। तो हमारे सामने एक लाइट पोल है, और उस लाइट पोल पर आप देख रहे हैं कि इजिप्शियन वल्चर की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, साथ में कुछ काइट्स भी बैठी है। सिमिलरली एक ये हैबिटेट मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि जहाँ थोड़ा सा स्क्रबलैंड हम कह सकते हैं, है ना, कि ग्रासलैंड के साथ मिक्सअप है। लेकिन ये ऐसी साइट है जोधपुर में जहाँ डेड कैरियन जो होते हैं, उन कैरियन का यहाँ पर डाले जाते हैं, और अच्छी खासी पॉपुलेशन सर्दियों में जो माइग्रेटरी वल्चर्स है उनकी हमें देखने को मिल जाती है। तो एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि जी सर, कि जो माउंट आबू का हैबिटेट है, वहाँ हैबिटेट का वेरिएशन कैसा था, मतलब कितने तरीके के हैबिटेट्स इसमें? मतलब 3 तरह के वो फॉरेस्ट होते हैं। सबसे पहले ड्राई डेसिडियस, अच्छा, फिर ये सेमी एवरग्रीन, ऊपर होती है एवरग्रीन स्पीसीज मिलती है। अच्छा, पर वो है ना, एवरग्रीन अपन उस फॉरेस्ट को नहीं कह सकते ना, एवरग्रीन नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ कुछ स्पीसीज है वो वहाँ पे इंसर्ट की हुई है जैसे। अच्छा, मतलब या कहे कि आदमी ने खुद वहाँ स्पीसीज को रख दी, लाके वहाँ पे बीज वगैरह ऐसे। अच्छा। और वर्तमान में लेंटाना बहुत ज्यादा है। जिसकी वजह से भी हैबिटेट में जो होमोजेनिसिटी है वो बढ़ रही है। चलो एक छोटा सा वेटलैंड है, उस वेटलैंड को देखते हैं। आईबीसीज वगैरह दिख रही है, फिर आगे बात करेंगे। फोटो ले लो। एक वेटलैंड है हमारे पास, और इस वेटलैंड में आइबिसिस थी, हमें हिमेंटोपस भी नजर आ रहा है, ब्लैक विंग स्टिल्स, और कौन कौन सी स्पीसीज है यहाँ? हाउस क्रो भी है, हाँ। और ये सामने दिख रहा है फीरल डॉग, ये रेवन भी होते हैं यहाँ पर। हाँ, फीरल डॉग वाइल्ड लाइफ के लिए वर्थलेस कर देते हैं, फीडिंग बिहेवियर में इंटरप्ट करते हैं। बिल्कुल फेरल डॉग का तो हम देखते ही हैं। और ये बाकी जैसे ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स है, अच्छा, उनकी ब्रीडिंग को भी लिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि
जो नेस्ट वगैरह है इनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपकी स्टडी में जो कोई ऐसा कोई आपने देखा कि जिसमें फेरल डॉग की वजह से बर्ड नेस्टिंग डिस्टर्ब हुई हो? यस, मैंने देखा था, स्टील्स की भी देखी थी और रेड वेटेड लेपर्ड की भी देखी थी। हाँ, इसके अलावा जैसे फीरल डॉग डायरेक्टली जैसे कोई इंजर्ड बर्ड हो गया, पिकॉक हो गया वगैरह, इनको भी किल करते हुए देखा गया। तो फेरल डॉग का लिमिटेशन बहुत जरूरी है। हाँ, इसका लिमिटेशन, जब हम कम्युनिटी के कंट्रोल की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो टॉप डाउन इफेक्ट की बात करते हैं कि हर एक ट्रॉफिक स्टेटस पर जो हायर ट्रॉफिक स्टेटस के मेंबर्स होते हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं। हाँ, लेकिन कुछ एक स्पीसीज ऐसी हो सकती है जो ह्यूमन एसोसिएशन के साथ रहती है, जिसमें जैसे हम कॉकरोच की बात कर लेते हैं, रैट की बात कर लेते हैं, डॉग की बात कर लेते हैं, या फिर क्रो की बात कर लें। उस केस में ह्यूमन के आसपास जो कार्निवोर्स है उनका एसोसिएशन बहुत कम रहता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है जो एक तरीके से इन्वेजिव स्पीसीज के थ्रू, इन्वेजन के थ्रू ह्यूमन के साथ रहते हैं, इन पर टॉप डाउन कंट्रोल नहीं रहता। इनकी पॉपुलेशन आप देखिएगा तो मार्जिनली दुनिया के हर पार्ट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो रिसोर्सेज ह्यूमन के साथ एसोसिएट है उन पर सबसे ज्यादा फीडिंग इन्हीं की देखने को मिलती अभी है। जैसे देखा जाए अपने ब्लैक बग और चिंकारा के फान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बेबीज होते हैं, इनको भी फीरल डॉग कई बार किल कर देते बिल्कुल हैं, किल कर, इनके जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन होती जा रही है। वाइल्ड लाइफ पर इस पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन फर्दर स्टडीज अभी भी और होना जरूरी है, हाँ, और होनी भी चाहिए। तो हमने श्रीनिधि को इस बार क्या दिखाया है? श्रीनिधि, मजा आ रहा है? एक जंगल में ढूंढ रहे हम, और श्रीनिधि को यहाँ छोड़ के चले जाए। श्रीनिधि कभी नहीं छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं श्रीनिधि। श्रीनिधि, बोन बता सकते हो किस किस की बोन है ये? देखो बोन्स, चारों तरफ बोन्स ही बोन्स है ना, चारों तरफ। और ये देखिए प्लास्टिक जो पार्ट उसमें से बच जाता है केराकस में से, बिल्कुल। हाँ, इसके लिए भी ह्यूमन बहुत जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन। डे बाय डे अपन लाइफ में अगर बात करें पर पर्सन मिनिमम टू मिनिमम 4 से 5 अपन सिंगल यूज पॉलीथीन यूज करते ही करते ही बहुत बड़ी समस्या। हाँ, इसको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आ चुके हैं यहाँ एक डंपिंग साइट पर, और आप देख रहे हैं कारकस की एक सेंटर है, और इस सेंटर पर कारकस रखे जाते हैं, उनकी सॉफ्ट टिश्यूज को अलग करके रखा जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो मैं श्रीनिधि और नारायण यहाँ है, देखते हैं नूट सुडीरियस वल्चर हमें दिखेगा, और भी कुछ स्पीसीज दिखे तो नारायण ये है हमारे, देखो बहुत सालों से ये स्टेशन है। हाँ, यहाँ पर भी देखो आईबीसीज की ऐसी पॉपुलेशन है। हाँ, ग्रेट्स भी है, कुत्ते तो है ही है सबसे ज्यादा। हाँ, क्रो भी है, क्रो की पॉपुलेशन भी है हमारे पास यहाँ। हाँ, तो बहुत पुराना ये है स्टेशन है, पिछले 4 और 6-10 सालों से मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। हाँ, नथिंग चेंज। ये है कि सर वल्चर की पॉपुलेशन में यहाँ चेंज आया है क्या? वल्चर की पॉपुलेशन में यहाँ चेंज नहीं आया है। हाँ, इजिप्शियन वल्चर का जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली ऐसा ही बढ़ता जा रहा है। देखो मंगूज गया, हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। हाँ, सवाल ये उठता है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, हाँ, जो माइग्रेटरी है, हाँ, जिसमें हम यूरेशियन ग्रिफन की बात करते हैं, हिमालयन ग्रिफन की बात करते हैं, या फिर सिनेरियस की बात करते हैं, हाँ, उनमें फ्लक्चुएशन देखा जाता है। हाँ, हालांकि वो भी हमारे रेगुलर यहाँ के विजिटर है। हाँ, ये कह नहीं सकते कि कम या ज्यादा है, हाँ, लेकिन आते हैं, अच्छी पॉपुलेशन में आते हैं, और जैसे जैसे सर्दी आती जाती है, हाँ, इनका नंबर और भी बढ़ता जाता है। हाँ, तो शायद एक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिनेरियस वल्चर जैसा कुछ नजर आ सकता है दूर। हाँ, नारायण वो बैठा एक सिनेरियस, बिल्कुल उड़ गया। नहीं नहीं, ये तो सब इजिप्शियन है, और कुछ ब्लैक काइट भी है इधर उधर। ब्लैक काइट भी थे अभी इधर। ब्लैक काइट्स भी।
तो श्रीनिधि, आपका क्या ख्याल है, कैसी लग रही है जगह? आपका घर बना दिया जाएंगे? क्यों? बदबू तो अच्छी बात है ना, बदबू तो अच्छी बात है। तो नारायण, अब बताइए कि क्या आपने इससे पहले ऐसा डंपिंग स्टेशन विजिट किया था कभी? हाँ, बलीचा उदयपुर में एक डंपिंग साइट था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको विजिट किया था। अच्छा। वहाँ भी इजिप्शियन वल्चर के अलावा ब्लैक काइट और आइबिस और कैटल इग्रिड भी दिखते हैं। अच्छा। बाकी जैसे ये साइनेरस वल्चर है, गिरफन वल्चर वगैरह अच्छा नहीं दिखे अभी वर्तमान में। मैं कई बार जाके आया। हाँ, नहीं है वहाँ। हाँ, एज कंपेयर की बात करें अपन सदर्न राजस्थान, माइग्रेटरी वल्चर की पॉपुलेशन उधर कम है। अच्छा। इधर अपने जो ड्राई एरिया है, वेस्टर्न एरिया, इसमें ज्यादा आती है। कौन सा पर्टिकुलरली, कौन सा ग्रुप? ये माइग्रेटरी वल्चर जितने भी, हिमालयन गिरफन हो गया, हिमालय गिरफन हो गया, यूरेशियन गिरफन हो गया, सिनेरियस हो गया। हाँ। एक ये जो हैबिटेट देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म देख रहे हो नारायण, ये एक बार मैंने ऐसा देखा हुआ है। हाँ। साल मेरे पीएचडी के टाइम 2017-18 में, हाँ, आरपी सर के साथ साथ, तो यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म था, ये पूरी तरीके से जो ग्रिफन वल्चर थे, हाँ, यूरेशियन ग्रिफन, हिमालयन ग्रिफन और सिंथेरियस, हाँ, इनसे पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड थे। हालांकि अभी थोड़ा सा सर्दी कम है, हाँ, उनका रिलेटिवली थोड़ा सा मूवमेंट भी, हाँ, थोड़ा कैराकस भी कम है अभी। कैराकस तो वैसा रहता है, कैराकस तो आते हैं, हाँ, ये लोग प्रोसेस करते हैं उसको, हाँ, और प्रोसेस करने के बाद में यहाँ डालते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। दिक्कत ये है कि ये जो कार्कस को प्रोसेस करते हैं, तो उसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज है, जो वल्चर्स के लिए खाने के लिए है, हाँ, वो चीज बहुत कम छोड़ते हैं। आप चारों तरफ नजर डालोगे, हाँ, तो आप देखेंगे कि जो हूव्स है, खुर है, हाँ, या तो वो मिलेंगे हमें, हाँ, या फिर हमें जो हेड है, हाँ, जिसमें सींग जुड़ा हुआ हेड स्कल हो गया, हाँ, वही होते हैं। बाकी के जो बोन्स है, लॉन्गर बोन्स को भी ये लोग प्रोसेस कर देते हैं, हाँ, उनका भी चूरा बना लेते हैं, फिशेज के फूड में उनको काम में लेते हैं, हाँ, बेच देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और जो फ्लैश होता है बहुत कम बचता है ना, हाँ, तो ज्यादातर आप देखो तो स्टमक कंटेंट, हाँ, है ना, और उसमें भी पॉलीथीन नहीं है। ये स्टमक कंटेंट वैसे भी क्या है, इंटेस्टाइन में वैसे भी क्या खाएगा वो, हाँ। वल्चर के लिए जैसे फॉरेन वगैरह कंट्रीज में वल्चर रेस्टोरेंट बन रहा है, वैसे ही यहाँ अपन डंपिंग साइट में जो कैराकस है उसको अलग से डाल के ऐसा एस्टैब्लिश करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वल्चर रेस्टोरेंट टर्म है। आपने पिंजौर का नाम सुना होगा, पिंजौर, हाँ, हरियाणा में, हाँ, सर्वप्रथम अपने इंडिया में वही बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल वही बनाया गया था। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है, ये भी कहीं ना कहीं वल्चर रेस्टोरेंट के काम में ली जा सकती है, हाँ, अगर इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा सा इकोनॉमिक अगर एंगल नहीं देखकर, हाँ, इसी कार्कस में फूड का प्रोपोर्शन अगर वल्चर्स के लिए छोड़ दिया जाए, हाँ, फेरल डोग को कंट्रोल कर लिया जाए, हाँ, है ना, तो फिर यहाँ भी वल्चर रेस्टोरेंट हमें देखने को मिल सकता है, हाँ, ये भी वल्चर रेस्टोरेंट हो सकते हैं। तो ये पूरा हैबिटेट जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कार्कस डाले जाते हैं और इन्हीं कार्कस पर वल्चर्स की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। इजिप्शियन वल्चर बहुत सारे हमारे पास, हाँ, लेकिन साथ साथ जो बड़े वल्चर है, जैसे सिनेरियस वल्चर सबसे लार्जेस्ट साइज के वल्चर होते हैं, हाँ, इतना प्यारा वल्चर होता है कि बस दिल खुश हो जाता है देखकर, हाँ, मजा आ रहा है, ये वरना यही बैठ। तो नारायण, और बात करते हैं थोड़ी आपके पीएचडी के बारे में, हाँ, तो आपका जो स्टडी एरिया था, हाँ, वो आपने क्या क्या लिया था? माउंट आबू लिया था, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका कितना एरिया रहता है? उसका 326 किलोमीटर है टोटल। 326 किलोमीटर पर स्क्वायर, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसको आपने कैनोपी में डिवाइड किया होगा? हाँ, अलग अलग एल्टीट्यूड रेंज के अंदर डिवाइड किया, अच्छा, हाँ, 3 रेंज के अंदर डिवाइड किया, और फिर उसमें पॉइंट काउंट और लाइन ट्रांजेक्ट से, अच्छा, डेटा कलेक्ट किया था, ठीक, हाँ। तो ये जो हम बात करते हैं ग्रीन मुनिया की, हाँ, उसका हैबिटेट कहाँ रह जाता है? वो मिडिल एल्टीट्यूड पे और ज्यादा है, अच्छा, मिडिल और ऊपर जो है हायर एल्टीट्यूड, वहाँ दिख जाती है, अच्छा, जो ग्राउंड लेवल पे है। यहाँ पे कभी कभी जैसे बारिश का सीजन होती है तो उस टाइम ही जनरली देखा जाता है, अच्छा अच्छा, हाँ। इसके अलावा
अपने वहाँ टोटल मुनिया की 5 स्पीसीज पाई जाती है। अच्छा, जैसे तो नारायण जो राजस्थान में ये माउंट आबू की बात करें तो एक बर्ड का जिक्र होता है ग्रीन मुनिया का, हाँ है ना? हाँ तो आप मुझे ग्रीन मुनिया और मुनिया फैमिली के बारे में थोड़ा सा हाँ। ग्रीन मुनिया मोस्टली जो माउंट आबू रीजन है इसका मिडिल एल्टीट्यूडनल रेंजेस है, जैसे टाइगर पाथ हो गया, अच्छा अच्छा ओरिया हो गया, सालगांव हो गया। अच्छा, इसके पास कॉमनली दिख जाती है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड में भी दिख जाती है, फॉरेस्ट में भी दिख जाती है, और जो लेंटाना डोमिनेटेड हैबिटाट है उसमें भी इजीली दिख जाती है। लेंटाना के साथ भी, हाँ अच्छा। इसके अलावा जैसे रेड मुनिया भी दिखती है, अच्छा, स्केली ब्रेस्टेड मुनिया, स्केल ब्रेस्टेड मुनिया, ट्राई कलर्ड मुनिया, ट्राई कलर मुनिया, स्केल ब्रेस्टेड तो आती है। हाँ, और इंडियन सिल्वर बिल जिसको व्हाइट थ्रोटेड मुनिया भी बोलते हैं, वो भी इजीली माउंट आबू में दिखती है। तो ऐसे देखा जाए तो अपने 5 स्पीसीज उसमें माउंट आबू में अपन मुनिया की कभी भी स्पॉट कर सकते हैं। हाँ। उनकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन या फिर हम लोकेशन तो ऐसी फिक्स नहीं है। अच्छा, कभी जैसे वेटलैंड के आसपास भी मिल जाती है, जैसे वाटर पॉइंट भी है उनमें भी दिख जाती है। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। स्टडी के दौरान मैंने टोटल 201 स्पीसीज वहाँ पे स्पॉट किया है। उसमें विंटर माइग्रेटरी भी है, समर माइग्रेटरी भी है। अच्छा, हाँ। और वहाँ जो थ्रेटेंड स्पीसीज का अगर रेशियो देखे तो थ्रेटेंड स्पीसीज मेरे को जैसे वल्चर की बात करें तो इजिप्शियन वल्चर ही स्पॉट हुआ। बाकी जैसे बोलते थे कि कुछ पुराने टाइम में लॉन्ग बिल्ड भी थे, पर वो अभी मेरे को तो स्पॉट नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। एक और मैंने एक एंडेमिक ग्रास का नाम भी सुन रखा है, डिक्लियोप्टेरा बुएंसिस। हाँ, उसका क्या स्टेटस है? वो कौन सी जगह पर है, वहाँ है? वो उसका तो ज्यादा सर आइडिया नहीं है, मेरा बर्ड्स पे था। अच्छा, बर्ड्स पे था। हाँ। अच्छा, फिर एक वो राजस्थान रेड विस्कट बुलबुल करके भी है। रेड विस्कट बुलबुल भी हाँ, है। वो भी सिर्फ और सिर्फ माउंट आबू में ही पाई जाती है। That's great. इसके बाद सिमेटियर बाबलर, इंडियन सिमेटियर बाबलर। अच्छा, हाँ, वो भी माउंट आबू का जो रीजन है मिडिल एल्टीट्यूड वाला, उसमें मिलती है। हाँ। और कोई क्रिप्टिक बर्ड, ऐसा बर्ड जो आपको बहुत ही प्यारा लगता हो, रोज ढूंढने जाते हो उनको? वैसे तो मुनिया ही सबसे अच्छी लगती है। मुनिया सबसे अच्छी लगती है। हाँ, बाकी स्टडी के दौरान जो जब से मैं एमएससी से हूँ तो मेरे को वल्चर्स है, बिल्कुल, जैसे इंडियन वल्चर्स, ये मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। वल्चर्स अगर मैं मेरा कहूँ ना नारायण, तो मुझे सबसे जो अच्छा बर्ड ग्रुप लगता है वो लगता है वाटर बर्ड्स। हाँ, क्योंकि मेरा जो स्टडी पीरियड था इनिशियली एमएससी में, हाँ, तो मैं अजमेर रहता था, और अजमेर की जो लेक्स है, हाँ, वो लेक्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैबिटेट्स वाली मानी जाती है। हाँ, और वाटर बर्ड्स, और खासकर जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स है वाटर बर्ड का, हाँ, बहुत अच्छा ही वहाँ वो आता है, कोला जाता है, ग्रुप आता है। हाँ, तो मेरा वाटर बर्ड्स बहुत अच्छा लगता था मुझे। हाँ, जब से मैं डेजर्ट में आया हूँ इधर, हाँ, इधर तो वाटर बर्ड्स है ही नहीं, हाँ, क्या रैप्टर्स है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ना रैप्टर समझ में ही नहीं आते। हाँ, मुझे बहुत रेयरली जो मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज है हाँ, रैप्टर्स की, उनका तो आइडेंटिफिकेशन आता है। हाँ, बाकी रैप्टर्स में बहुत ही सीमित चीजें हैं। हाँ, बाकी रैप्टर्स की पॉपुलेशन भी तो एज कंपेयर टू कॉमन बर्ड्स कम ही है, इजीली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे नहीं, सबकी समस्या। वल्चर के खाने का हिस्सा ये खा रहा है। तो वल्चर्स बहुत अच्छे, बहुत मैग्निफिकेंट होते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर और ठंडा होता है ना हमारे यहाँ, हाँ, थोड़ा सा और, अगर हम जनवरी में यहाँ आए, हाँ, जनवरी की एक विजिट और करेंगे, हाँ, उस विजिट में आप देखना ये एरिया बहुत अच्छा फैल जाता है। जहाँ हमने बास्किंग सुबह देखी थी, हाँ, वो पूरा एरिया में आपको ग्रिफन्स दिखते हैं। ब्लैक काइट है। हाँ, ब्लैक काइट है, ये भी ब्लैक काइट है। हाँ। तो सुनिधि, कैसा लग रहा है आपको इस जगह आकर? अच्छा, बिल्कुल अच्छा। एक फोटो